चैनल। आज हम बात करेंगे अपने राजस्थान के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 31 जुलाई 2011 को हुआ था। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा चार्ट डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। यानी कि इसमें से वो कौन सा कथन है जो डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है, गलत, यानी कि हमसे पूछा है। पहला है कि विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा है कि विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा है कि विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये हमारा सत्य नहीं है क्योंकि गलत है। हमने कई बार आपको बताया है कि जो डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, मतलब पहले सरल होगा फिर कठिन होगा, ना कि कठिन से सरल होगा। तो इसने उल्टा दिया तो ये गलत हो जाएगा। जबकि विकास हमारे अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही बात है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी सही है। और विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। हमारी व्याख्या भी है कि विकास की विशेषताएं कई होती हैं, जैसे कि विकास यानी कि डेवलपमेंट हमारी अंतःक्रिया का फल होता है। ये व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगमन भी करता है। यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन सी है 12 वर्ष से वयस्क तक। ऑप्शन सी है 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन सी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो बताइए कि जो बालक होते हैं उनकी जो सोच यानी कि थिंकिंग होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त जो अनुभव और प्रत्यय होती इनसे होती है। तो ये कितने वर्ष की हमारी अवस्था है? तो हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। कब से कब तक होती है? 7 से 12 वर्ष तक होती है। जो मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जो जीन पियाजे थे उनके अनुसार बालक की 7 से 12 वर्ष की अवस्था ही मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस सक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें जो बालक है वो वस्तुओं के मूर्त रूप या फिर उसकी अवस्था के आधार पर सरलता से हमारी जो मानसिक सक्रियता है उसे अपनी समस्या का क्या कर सकता है, समाधान कर ले सकता है। याद रखना, जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं थी वो 4 दी थी। पहली थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी। दूसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी, जिसे हमने जो था वो मूर्त संक्रियात्मक के साथ साथ ठोस सक्रियात्मक भी कहा था। ये 7 से 12 वर्ष तक थी। इसमें जो था वो वस्तुओं के मूर्त रूप और उसकी अवस्था के आधार पर सरलता से मानसिक सक्रियता में अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। और लास्ट नंबर चौथी थी अमूर्त अवस्था। ये कब से कब तक थी? 11 से 18 इस से ऊपर तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए है अभिभावक और अध्यापक का। ऑप्शन बी है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी है वंशक्रम और वातावरण का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वंशक्रम और वातावरण का। जो मानव का विकास होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो वंशक्रम का और वातावरण इन दोनों के योगदान का क्या होता है? परिणाम होता है। हमारी व्याख्या दी है कि मानव विकास वंशक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है और इसी के द्वारा जो मानव विकास का निर्धारण है वो होता है। हमारा 27 28 को पेपर है, तो जल्दी से हम प्री वाई क्यू जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पियाजे के बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण। ऑप्शन बी है अनुभव। ऑप्शन सी है संतुलनीकरण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक विकास होता है उसका निर्धारक तत्व सामाजिक संचरण नहीं होता है। ठीक है, जबकि अनुभव होता है, संतुलिनीकरण ये भी होता है। नहीं पूछा था तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व निम्न है, जैसे कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अनुभव, अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, संतुलनीकरण, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा,
अधिगम, ठीक है। इसीलिए सामाजिक संचरण ये बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, हमें उन्हें पढ़ाना है तो कौन सी व्यू रचना सबसे सही रहेगी। ऑप्शन ए है कि अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करें। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक के द्वारा निर्देशन दें। ऑप्शन सी है कि सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठियों के द्वारा अनुशिक्षण करें। चौथा है कि अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूह बनाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए हम सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठियों के द्वारा अनुशिक्षण, ये व्यू रचना सबसे अच्छी हमारी रहेगी। व्याख्या भी है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उन्हें हम पढ़ाना चाहते हैं तो सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों के द्वारा अनुशिक्षण, ये व्यू रचना सबसे अच्छी है। नेक्स्ट है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता, ये विशेषता है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी है सामान्य बालकों की, ऑप्शन सी है सृजनशील बालकों की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के जो दोष होते हैं, जो कमियां होती हैं, जो रिक्तियों के प्रति सजगता होती है, ये सारी विशेषताएं सृजनशील बालकों की होती हैं। किसकी होती हैं? सृजनशील बालकों की। व्याख्या भी है कि जो सृजनशील बालक होते हैं वो नवाचारी होते हैं, जो कि जानने की योग्यता को रखते हैं। साथ ही वातावरण के जो दोष हैं, जो कमियां हैं और जो रिक्तियां हैं, उनके प्रति कैसे होते हैं? सजग होते हैं। नेक्स्ट है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और जो कोट है उसको खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश किया तो कोट को हाथ पर रख अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग दिया। ये किसका उदाहरण है? मतलब एक कॉलेज जाने वाली लड़की है, वो क्या करती थी, आती थी और फर्श पर जो कोट है वो फेंक देती थी, लेकिन माँ ने कहा कि अब आइंदा से ऐसा मत करना, जाना कोट को खूंटी पर टांगना। तो लड़की अब जब भी आती थी तो वो जानती थी माँ डांटेगी और माँ खूंटी पर टंगवाएंगी कोट, तो वो अपने आप स्वयं जाके खूंटी पर जो थी वो कोट कर टांग देती। तो ये उदाहरण किसका है? ऑप्शन ए है श्रृंखलागत अधिगम का, ऑप्शन बी है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, ऑप्शन सी है प्रत्यय अधिगम का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। हमारी व्याख्या भी है कि प्रश्नागत उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है। इसमें प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ऑप्शन ए है प्रशंसा और दोषारोपण, ऑप्शन बी है प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन सी है पुरस्कार और दंड, ऑप्शन डी है परिणाम का ज्ञान। तो इसमें से हमारा पहला और तीसरा सही है। दूसरा कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है कि केवल सेकेंड वाला ऑप्शन सही है और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि प्रशंसा और दोषारोपण ये बाहरी प्रेरणा में समाहित होता है, प्रतिद्वंदिता भी होती है, पुरस्कार और दंड भी होता है, परिणाम का ज्ञान भी होता है। आपने देखा होगा कि प्रशंसा हमें बाहर से मिलती है और दोषारोपण भी हमें बाहर ही किया जाता है। प्रतिद्वंदिता भी बाहर होती है, हमें परिणाम का ज्ञान भी बाहरी रूप से होता है, और पुरस्कार ये दंड ये भी बाहरी रूप से ही होता है। तो ये सभी क्या है? बाहरी प्रेरणा में समाहित किए गए हैं। हमारा व्याख्या भी है कि किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए किसी बाहरी स्रोत में दिया गया जो प्रेरणा है वो बाहरी प्रेरणा कहलाती है, जैसे कि प्रशंसा, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार और दंड और हमारा परिणाम। नेक्स्ट है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी है अनुबंधन, ऑप्शन सी है प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन डी है आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के जो व्यवहार होते हैं उनको देखकर सीखता है, ना कि जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उनके माध्यम से, उसे ही हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि समाज से व्यक्ति बहुत प्रभावित रहता है। समाज में होने वाले कार्य और व्यवहार से व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य और व्यवहार का क्या करता है? अनुसरण। इसे ही हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट है कि अधिगम निर्योग्य का लक्ष्य है।
ऑप्शन ए है भागने का प्रवृत्ति होना यानी कि अधिगम निरोगी का लक्षण है। ऑप्शन बी है अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना। ऑप्शन सी है अवधान संबंधी बाधा और विकार और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा का अभाव। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अवधान संबंधी बाधा विकार। अधिगम निर्योग्य का लक्षण होता है अवधान संबंधी बाधा विकार। व्याख्या भी है कि अधिगम निर्योग्य का लक्षण है बाधा विकार जिसके कारण अधिगम श्रृंखला जो है पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए है संचार के साधन, ऑप्शन बी है समवयस्क समूह, ऑप्शन सी है अध्यापक और ऑप्शन डी है परिपक्वता और आयु। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी परिपक्वता और आयु। ठीक है, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिपक्वता और आयु के आधार पर ही जो अधिगम यानी लर्निंग होती है उस पर कार्य करता है। यदि कोई अधिगम कार्य व्यक्ति के परिपक्वता और आयु के समायोजन में नहीं होगा तो व्यक्ति अधिगम को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर उसके जो बल्लेबाजी का कौशल है उसको वो इफेक्ट नहीं करता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, यदि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान कौशल और उसकी जो आदतें होती हैं विचार आदि का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम अंतरण कहलाता है। और जब व्यक्ति का पूर्व अर्जित ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण का प्रभाव नए ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया पर नहीं पड़ता है तो इसे ही हम शून्य अधिगम अंतरण कहते हैं। प्रश्न में क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी के कौशल का प्रभाव बल्लेबाजी पर नहीं पड़ रहा था इसीलिए ये शून्य अधिगम अंतरण होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ऑप्शन बी है मानसिक विकारों का ना होना, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, किस जो हमारा जो होता है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना और व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, ये सभी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये मानसिक विकारों का ना होना, ये व्यक्तित्व के विकारों का ना होना, ये संवेगात्मक संतुलन आदि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रायड, प्याजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है परंतु प्याजे ने ऑप्शन ए है कहा है कि विकास की अवस्थाएं हमारे वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऑप्शन बी है कि कहा है कि शेष अवस्था के अनुभव भी अधिक प्रभावित करते हैं बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, तीसरा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए हमें संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि फ्रायड, प्याजे और जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है परंतु प्याजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ठीक है, व्याख्या भी है कि जीन पियाजे ने व्यक्ति के विभिन्न व्यक्तित्व अवस्थाओं को समझने के लिए व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को विकसित किया। नेक्स्ट है कि गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थों में किया है। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता, ऑप्शन सी है बुद्धि और सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सृजनात्मकता। गिलफोर्ड जो थे उन्होंने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग जो है वो सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। व्याख्या भी है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया, इन्होंने बुद्धि का त्रिविमी प्रारूप प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन को गैर परंपरागत चिंतन कहा जो कि नवीन ढंग से सोचने के लिए और सृजनशीलता को क्या करता है इंगित करता है, नए ढंग से सोचने के लिए और सृजनशीलता को।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि यानी कि इंटरेस्ट के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि रुचियाँ जो होती हैं, इंटरेस्ट जो होता है वो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार से होता है, मतलब हमारे जब पैदा होते तब भी होता है, जो हम संसार में आकर अर्जित भी करते हैं। सेकंड है कि जो रुचियाँ होती हैं वे समय के अनुसार बदलती रहती हैं। थर्ड है कि जो रुचियाँ हैं वो योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। और चौथा है कि जो रुचियाँ इंटरेस्ट होते हैं वे हमारे व्यवहार में आकर्षण और जो विकर्षण होता है उसके प्रतिबिंब नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी की जो रुचियां हैं ये हमारे व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, रुचि के बारे में यही सत्य नहीं है। बाकी रुचियां जन्मजात और अर्जित होती हैं, समय के अनुसार बदलती रहती हैं, योग्यताओं और क्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। व्याख्या भी है कि व्यक्ति की रुचियों से उसके पसंद और नापसंद की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति के व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का भी हमें क्या चलता है, पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति है। ऑप्शन है कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी है कि एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी है कि व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो अभिव्यक्ति है वो एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या फिर नापसंदगी के रूप में क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। हमारी व्याख्या भी है कि अभिव्यक्ति एक भावनात्मक प्रवृत्ति होती है जो अनुभव के द्वारा प्राप्त होती है तथा अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी वस्तु की पसंदगी और फिर नापसंदगी के रूप में मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए है नाम मात्र भूमिका है, ऑप्शन बी है महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी है अपूर्वनीय भूमिका है और ऑप्शन डी है आकर्षक भूमिका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे व्यक्तित्व और बुद्धि में जो हमारा वंशानुक्रम होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बुद्धि जन्मजात योग्यता है तथा व्यक्तित्व के निर्धारक घटक जो हैं वो शरीर ग्रंथियाँ आदि हैं। यद्यपि स्पष्टता व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास वंशानुक्रम और जो हमारा वातावरण है उसका योग है। किसका, वंशानुक्रम और वातावरण का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है इदम, ऑप्शन बी है अहम, ऑप्शन सी है परम अहम, ऑप्शन डी है इदम और अहम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह इदम में होता है। याद रखना, जिन इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती वे इदम भंडार गृह में सुरक्षित हो जाती हैं। इदम जो होता है वे एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है और इसके व्यक्ति की जो मूल भावनाएं हैं, दमित इच्छाएं भी आती हैं। इदम किसी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता तथा ये पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है। फ्रायड के अनुसार इदम को पूर्वजों की स्मृतियों के अवशेषों का भंडार मानते हैं और ये अध्यापन की स्थिति है। नेक्स्ट है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए है हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी है दबाव से निपटने में, ऑप्शन सी है थकान से निपटने में, ऑप्शन डी है अजनबियों से निपटने से। सही आंसर हो जाएगा जो रक्षा तंत्र होता है वो दबाव से निपटने में बहुत सहायता करता है। ऑप्शन बी। व्याख्या भी है कि रक्षा तंत्र का उपयोग व्यक्ति तब करता है जब वे दबाव की स्थिति में नहीं पड़ना पाता, अर्थात वे अपने दोषों का स्थानांतरण किसी अन्य परिस्थिति या फिर व्यक्ति पर कर देता है जिससे वे मानसिक तनाव से कैसे हो जाता है, बच जाता है। नेक्स्ट है कि शारीरिक निरोगताओं वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। ऑप्शन ए है तादात्म्यकरण, ऑप्शन बी है विवेकीकरण, ऑप्शन सी है अतिकल्पना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अतिकल्पना। शारीरिक निरोगता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो अतिकल्पना युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे ज़्यादा संतोषजनक होगी। हमारी व्याख्या भी है कि शारीरिक निरोगताओं वाले व्यक्ति हर संभव तरीके से ऐसी जानकारी से रक्षा करने की कोशिश करता है जो दर्दनाक घटनाओं की हमें याद दिलाता हो। ऐसी परिस्थिति में वे अतिकल्पनात्मक रक्षा तंत्र का भी उपयोग करता है। नेक्स्ट है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण के कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। ऑप्शन बी है लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन सी है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। ऑप्शन डी है वयस्क के स्थान पर बालकों को। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है और इस परीक्षण के कारण में लोगों के स्थान पर जो जानवर हैं उन्हें प्रतिस्थापित किया गया। हमारी व्याख्या भी है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के लिए है और इस पर कार्ड का प्रयोग किया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनका चित्र बना रहता है। नेक्स्ट है कि सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन ए है ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश। ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि। ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य सामग्री और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए जो एक अध्यापक होते हैं उन्हें ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि जो विचारावेश विधि है इसकी सहायता लेनी चाहिए। हमारी व्याख्या भी है कि सृजनशील एक विचार है जो कि एकदम नए विज्ञान या फिर पुराने विचारों में नए विचार का समावेश होता है। अध्यापक को सृजनशील बालकों को शिक्षा देने के लिए और इसके विचारों को पोषण देने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि जो विचारावेश विधि है उसकी सहायता लेनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमने हमसे गलत कथन पूछा है। पहला है कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। दूसरा है कि अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। तीसरा है कि आवश्यकता और अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। और चौथा है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि आवश्यकता जो है वो वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा था। व्याख्या भी है कि प्रत्येक शारीरिक अवस्था की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक शारीरिक अवस्था की विशेष गुण अलग अलग होने के कारण आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं। बिना आवश्यकता की पूर्ति के शरीर का पोषण जो होता है वो पूर्ण सही तरीके से नहीं किया जा सकता, इसीलिए विकल्प ए जो है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक जो अध्यापक है उसके लिए न्यूनतम यानी कम से कम कार्य प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन ए है 40 घंटे। ऑप्शन बी है 45 घंटे। ऑप्शन सी है 50 घंटे। ऑप्शन डी है 55 घंटे। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य जो घंटे हैं वो प्रति सप्ताह 45 यानी 45 जो है हावर्स वो निर्धारित किए गए हैं। व्याख्या दी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम यानी कम से कम 45 घंटे शिक्षण का निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ऑप्शन ए है कि जो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। दूसरा है कि पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। थर्ड है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। फोर्थ है इनमें से सभी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन भी पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में भी पूरा करना होगा। हमारी व्याख्या भी है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक का दायित्व है कि जो विद्यालय वो नियमित रूप से समय पर उपस्थित हो, पाठ्यक्रम पूरा करे, निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करे, बच्चों को मानसिक और शारीरिक दंड बिल्कुल भी ना दे और अनुशासन भी वो बनाए रखे। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो 2005 है उसमें शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है।
पहला कि महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा कि नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। तीसरा कि शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और चौथा कि शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कि महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण है वो विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। हमारी व्याख्या भी है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निश्चित किया गया था कि प्रत्येक समय अंतराल पर जो महिलाएं हैं उनके प्रति आदर और जिम्मेदारी को दृष्टिकोण विकसित करें और कार्यक्रम आयोजित करें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन ए है कि ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ऑप्शन बी है कि शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित किया। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। हमारी व्याख्या भी है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की रूपरेखा में निम्न बातें की गई हैं, जैसे कि ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, पाठ्यक्रम सरल हो। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, हमारे क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे विद्यालय का वातावरण सुधारना और शैक्षिक प्रणाली को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित करना। नेक्स्ट है कि हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन बी है सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। व्याख्या भी है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों के लिए सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन अपनाने पर सुझाव दिया गया है। भाग सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आ गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है छा, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है डा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छा। ये कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो झकृत नहीं होती है उन्हें हम आघोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियाँ झकृत होती हैं उन्हें हम घोष कहते हैं। आघोष क्या होते हैं? पहले दूसरे आघोष होते हैं, जैसे कि का खा चा छा टा ठा ता था पा फा सा और सा। जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है, जितने भी स्वर वर्ण होते हैं यारा, लावा और हा, ये सभी आपके घोष होते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि पहला दूसरा जो है वो आघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा ये साघोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शब्द में रा स्वर नहीं है। और ये हमारा जो है ये रिवीजन है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि किस शब्द में रा स्वर नहीं है। ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है दृष्टि, ऑप्शन डी है रिवाज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिवाज। ठीक है, रिवाज में जो रा स्वर है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। रिवाज में हमारा इस तरह से बना है, कृष्ण इस तरह से बना है, कृपा इस तरह से बना है, दृष्टि इस तरह से हुआ है। इन तीनों में रा का प्रयोग हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। नहीं पूछा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ऑप्शन बी है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। ऑप्शन सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन डी है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। व्याख्या भी है कि स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से आने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। और अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है, नाक से होता है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन ए है सिंधु सिंधुर्मी, ऑप्शन ए है भारतेंदु, ऑप्शन सी है नारीश्वर, ऑप्शन डी है लोकेश्वर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
बी भारतेंदु, इसमें गुण संधि है। भारत प्लस इंदु भारतेंदु, आ प्लस ई मतलब ए। भारतेंदु में गुण संधि है, बाकी किसी में भी नहीं है गुण संधि। उपयुक्त विकल्प भारतेंदु में गुण संधि होगी। जो गुण संधि है उसमें आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों का ए हो जाता है। यहाँ पर भारतेंदु का विच्छेद भारत प्लस इंदु यानी आ प्लस ई ए है, अतः भारतेंदु में गुण संधि है। जबकि सुंदुर्मी में दीर्घ संधि है, लोकेश्वर में कैसी है, वृद्धि संधि है। ये भी याद रखना कि भारतेंदु में तो आपकी गुण संधि है, जबकि सिंदूरमी में दीर्घ है। सिंधु प्लस उर्मी हमारे दीर्घ है, ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिल गया है। और लोकेश्वर में आपकी वृद्धि संधि है, लोक प्लस ऐश्वर्य मतलब लोकेश्वर्य, ठीक है, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन बी है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन सी है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन डी है वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन डी वृक्ष प्लस छाया बराबर वृक्ष छाया। हमारी व्याख्या भी है कि वृक्ष छाया का संधि विच्छेद वृक्ष प्लस छाया होगा। ये किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब सा या ता वर्ग यानी ता था दा धा ना से पहले या बाद में सा या चा वर्ग चा छा छा जा आए तो भी क्या होता है, सा को सा में, और जो हमारा ता वर्ग है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, चा में कर देते हैं चेंज। नेक्स्ट है कि समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए है मूछ, ऑप्शन बी है अश्रु, ऑप्शन सी है आंसू, ऑप्शन डी है ससुर। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मूछ। जो समश्रु शब्द है उसका तद्भव जो होगा वो क्या होगा, मूछ होता है। आंसू का अश्रु होगा और ससुर का श्वशुर होगा। नेक्स्ट है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। मैंने कई बार बताया है कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विलोम कहते हैं। जो समान अर्थ का बोध कराते हैं पर्यायवाची कहते हैं। एक अर्थ का बनाते हैं एकार्थ, और एक जैसे अर्थों का बोध कराते हैं समानार्थ। तो विपरीत अर्थ का बोध पूछा है तो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। व्याख्या भी है कि किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जब एक शब्द एक से अधिक अर्थ प्रदान करता है तो उसे हम अनेकार्थी कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है जाति, ऑप्शन डी है अक्षर। ऑप्शन बी आकाश, वर्ण शब्द का अर्थ आकाश जो है वो नहीं होता है। और नहीं ही हमसे पूछा था, हमारी व्याख्या है कि वर्ण शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि रंग, जाति भी होता है और अक्षर भी, ठीक है, लेकिन आकाश ये इससे भिन्न होता है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है जलज, ऑप्शन बी है अम्बुज, ऑप्शन सी है मनसिज, ऑप्शन डी है पंकज। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनसिज। कमल मतलब जल में जो उत्पन्न हुआ है, जलज भी कहते हैं, अम्बुज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं, लेकिन मनसिज नहीं कहते हैं। मनसिज कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि ये कामदेव का होता है। मनसिज इसका पर्यायवाची है कामदेव का। कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मदन, मनमथमार, मनसिज, पंचसर, काम, अनंग आदि। और कमल के पर्यायवाची है पंकज, नीरज, जलज, तोयज, अम्बुज, अरविंद, सरसिज आदि, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है मनन, ऑप्शन बी है विषयान, ऑप्शन सी है मनवा, ऑप्शन डी है अन्य मनस्क। तो जिसका मन या फिर ध्यान किसी दूसरी तरफ हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जिसका मन और ध्यान किसी दूसरी तरफ लगा उसे अन्य मनस्क कहते हैं। नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति में ऑप्शन ए है वाच्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन बी है लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, ऑप्शन सी है व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, और ऑप्शन डी है विचित्र अर्थ प्रकट होता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में हमारा वाच्यार्थ प्रकट होता है। व्याख्या भी है कि अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। वह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार जिसमें साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है, मुख्यतः प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इसे मुख्य या अभिधा कहते हैं, और इसे निकलने वाला मुख्य अर्थ ही क्या होता है, वाच्यार्थ। नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है पशु पंछी आदि, ऑप्शन बी है गुण दोष आदि, ऑप्शन सी है दिशाएं आदि, ऑप्शन डी है आभूषण आदि। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुण दोष आदि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आदि आते हैं। व्याख्या है कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति या फिर गुण का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या जो संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के गुणों का बोध कराती है उसे भाव
भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि पंडित, लड़कपन, बचपन, मूर्खता आदि। नेक्स्ट है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है काली, ऑप्शन बी है पतलून, ऑप्शन सी है मदन, ऑप्शन डी है खेलने। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली। मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया, इसमें विशेषण काली है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, या जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में काली शब्द पतलून की विशेषता बता रहा है, इसीलिए काली शब्द में क्या होगा? विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहां मोहन के डेस्क कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है और, ऑप्शन सी है अलावा, ऑप्शन डी है अथवा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलावा। वहां मोहन के अलावा और कोई नहीं था। हमारी व्याख्या है कि वहां मोहन के अलावा और कोई नहीं था, इस वाक्य में अलावा शब्द प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है। ऑप्शन ए है समुच्चयबोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक, ऑप्शन डी है विस्मृति बोधक। हमें सफलता मिलने तक, तो तक में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। हमारी व्याख्या है कि जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, लिए। उपयुक्त वाक्य में हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? ऑप्शन ए है संप्रदान, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन डी सी है अपादान, ऑप्शन डी है संबोधन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रदान। को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। को और के लिए का प्रयोग संप्रदान कारक के साथ ही होता है। इसकी संख्या 8 होती है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अर। ठीक है, अरे आजी देख लेना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे अर्जी। नेक्स्ट है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? ऑप्शन ए है वाक्य के होते हैं, ऑप्शन बी है रचना के होते हैं, ऑप्शन सी है शब्द के होते हैं, ऑप्शन डी है अर्थ के होते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाक्य के। जो हमारा उद्देश्य और विधेय होता है ये हमारे वाक्य के अंग होते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि चिड़ियों ने दाने चुन लिए, यहाँ पर चिड़ियों के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए ये उद्देश्य है। ये करता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जबकि विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जैसे सुमित साइकिल चला रहा है, तो वाक्य में जो साइकिल चला रहा है वो सुमित है। सुमित उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, तो ये विधेय है। नेक्स्ट है कि तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, तो इसमें उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है छक्के, ऑप्शन बी है तेंदुलकर, ऑप्शन सी है ओवर, ऑप्शन डी है 5। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो तेंदुलकर है वो हमारा उद्देश्य है, और जो हमारे है तेंदुलकर मतलब करता है, और करता ही उद्देश्य होता है, इसीलिए ये तेंदुलकर उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है कि विराम चिन्ह जो हमारा ये दिया गया है ऐसे कर कर ऐसे, एक किसका नाम है? ऑप्शन ए है अर्ध विराम, ऑप्शन बी है विराम, ऑप्शन सी है अल्प विराम, ऑप्शन डी है हंस पद। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है अर्ध विराम। ऐसे करके ऐसे लगता है ये अर्ध विराम होता है, ऐसे करके लगता है ये विराम होता है, ऐसे करके जो सिर्फ लगता है वो अल्प पद होता है। जैसे हमारे दिए भी गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अर्ध विराम ऐसे करके ऐसे होगा, अल्प विराम सिर्फ ऐसे कर दिया जाएगा, पूर्ण विराम ऐसे होगा, योजक ऐसे होगा, निर्देशक के लिए हम ऐसे करेंगे। विवरण जो होता है वो हमें इस तरह से होता है, प्रश्नवाचक में ऐसे पूछते हैं, और हंसपद ये ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है निर्देशक, ऑप्शन सी है कोष्टक, ऑप्शन डी है उपविराम। तो किसी कठिन शब्द को हमें स्पष्ट करना होता है तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन बी है आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन सी है फूलाना समाना, ऑप्शन डी है अंगारों पर पैर रखना। सही आंसर हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में हाथ धोना। व्याख्या भी है कि अवसर का लाभ उठाना एक मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है कि बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। आकाश पर काली करना मतलब सारे प्रयास कर डालना और फूला ना समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है पाला पड़ना, ऑप्शन बी है रोड़ा अटकाना, ऑप्शन सी है बरस पड़ना, ऑप्शन डी है दांतों में जीव होना। बाधा डालने का मतलब होता है रोड़ा अटकाना। ठीक है, कहते हैं इस पे बाधा डालेंगे मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, रोड़ा अटकाएंगे मतलब समस्या उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। ऑप्शन ए है मनमानी करना, ऑप्शन बी है अपना हाथ पूजनीय होता है, ऑप्शन सी है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, ऑप्शन डी है अपने हाथ से दान करना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त यानी सबसे सही होता है अपना हाथ जगन्नाथ। व्याख्या भी है कि अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब है कि अपने हाथ से कार्य करना। नेक्स्ट है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए चोर चोर मौसेरे भाई, ऑप्शन ए है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन बी सी है हमारा केर वेर का संग, ऑप्शन डी है जैसे नाग नत वैसे सांप नाथ। तो मैं तुम सबको जानता हूँ, तुम सब एक जैसे हो मतलब एक ही थाली के तुम लोग चट्टे बट्टे हो। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या भी है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ मतलब तुम सब एक जैसे हो यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नेक्स्ट है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है राजपत्र यानी कि गजट में, ऑप्शन बी है समाचार पत्र में, ऑप्शन सी है हमारा सूचना पत्र में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजपत्र यानी कि जो गजट होता है उसमें अधिसूचना का प्रकाशन होता है। व्याख्या भी है कि सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रकाशन अधिकतर भारतीय राजपत्रों यानी कि गजट में होता है। नेक्स्ट है कि निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है कि सामान की आपूर्ति करवाना, ऑप्शन बी है सामान की नीलामी करना, ऑप्शन सी है निर्माण कार्य करवाना और ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमारी निविदा सूचना का उद्देश्य होता है ऑप्शन डी ये सभी, सामान की आपूर्ति करना, उसकी नीलामी करना और निर्माण का कार्य करवाना, ये सभी होती हैं। व्याख्या कह रही है कि सामान्यतः निविदा सूचना का उद्देश्य किसी निर्माण कार्य में सामान की आपूर्ति करवाने और सामानों की नीलामी करवाने के लिए होता है। नेक्स्ट है कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रविष्टियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। ऑप्शन ए है परिपत्र, ऑप्शन बी है विज्ञापन, ऑप्शन सी है अधिसूचना, ऑप्शन डी है आवेदन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिसूचना। किसी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेक प्रविष्टियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश अधिसूचना कहलाता है। हमारी व्याख्या है कि जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ कई सारी प्रविष्टियों को भेज दिया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा गद्यांश दिया गया है और उसी के आंसर पर हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश है कि कुसुम का जर यानी कि बुरी संगति का जर जो होता है सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति सद्व्यक्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि को भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराएगी। अवनति मतलब उसका पतन करती रहेगी और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहें के समान होगी जो उसकी उन्नति को उठाएंगी। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर हमारी संगत बुरी है तो हमें वो गड्ढे में लेकर जाएगी, हमारा पतन कर देगी, लेकिन अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो वो हमें उन्नति की ओर ले जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है इस गद्यांश का। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए कुसुम की महकता, ऑप्शन बी अच्छी संगत, ऑप्शन सी है संगत, ऑप्शन डी है युवा पुरुष। संगत, इस गद्यांश का शीर्षक जो है वो क्या होगा, संगत ही होगा। नेक्स्ट है कि कुसुम का अर्थ है तो होता है ऑप्शन डी बुरी संगत, कुसंगत यानी कि बुरी संगत होता है। नेक्स्ट है कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है तो ये होता है संगति का क्या महत्व होता है। ठीक है, दिए गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, क्योंकि गद्यांश में अच्छी और बुरी संगत को दर्शाया गया है।
तो आज हम भाग सेकेंड की बात करेंगे सोशल स्टडीज़ की। हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है अनेकता में एकता, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है स्वावलंबन, ऑप्शन डी है प्रादेशिकता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनेकता में एकता। हमारा जो भारतीय समाज होता है इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें क्या है, अनेकता में एकता है। हमारी व्याख्या भी है कि हमारे जो भारत देश है इसमें भाषाओं, जातियों और धर्मों की बहुलता है, यानी कि सभी लोग एक साथ यहाँ प्रेम पूर्वक रहते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्मों के। और यही तथ्य होता है कि भारतीय समाज में अनेकता में एकता को दर्शाता है। यही भारतीय समाज की क्या होती है, प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि यहाँ अनेकता में क्या होती है, एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण परिणाम है। ऑप्शन ए है कि शैक्षिक विकास का, ऑप्शन बी है कि ग्रामीण विकास का, ऑप्शन सी है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, ऑप्शन डी है कृषि विकास का। तो बताइए नगरीकरण किसका परिणाम है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि गांवों से जो नगरों की ओर जनसंख्या पलायन कर रही है, मतलब जा रही है, हमारे गाँव की जनसंख्या नगरों की ओर जा रही है, तो ये नगरीकरण इसका परिणाम है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि नगरीकरण का तात्पर्य है कि वे स्थान जहाँ सभी प्रकार की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव की जनसंख्या उसका क्या होना, पलायन होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण है, यानी कि जो क्षेत्रीयतावाद है इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है गरीबी का, ऑप्शन बी है सामाजिक तनावों का, ऑप्शन सी है बेरोजगारी का और ऑप्शन डी है वैश्वीकरण का। तो क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण किसका है। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सामाजिक तनावों का। जो क्षेत्रीयतावाद है ये मुख्य कारण सामाजिक तनावों का है। हमारी व्याख्या भी है कि सामाजिक तनाव से जो क्षेत्रवाद होता है उसको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इसी सामाजिक तनाव के कारण भारतीय स्वतंत्रता में जो क्षेत्रवाद है उसको बढ़ावा मिला। ये भारत और पाकिस्तान जैसे देश हैं उनका क्या हुआ, उदय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, यानी कि सोशल स्टडीज़ का टीचर होता है उसे हमारे जो अध्यापक है उसको विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन बी है शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सी है शिक्षण तकनीकों का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। सोशल स्टडीज़ का जो टीचर है उससे अपनी विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षा की क्या तकनीकी होती हैं, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। हमारी व्याख्या भी है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को शिक्षण तकनीकी, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण विधियाँ क्या हैं, इन सबका ज्ञान होना चाहिए। जो शिक्षण अधिगम है वे प्रक्रिया ताकि आसानी से चलती रहे। नेक्स्ट है कि भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है तीव्र जनसंख्या वृद्धि यानी बहुत तेजी से जनसंख्या में बढ़ना, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है बृहत परिवार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। तो भारत में अगर गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो शिक्षा के कारण तो नहीं बढ़ रही है ना, शिक्षा मुख्य इसका कारण नहीं है, शिक्षा से तो कम होगी। तो मुख्य कारण है बेरोजगारी, बेरोजगार इंसान ज़्यादा है इसलिए गरीबी बढ़ रही है। बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसलिए हमारे यहाँ गरीबी है। और बृहत परिवार नहीं, जो बड़े परिवार हैं वो भी हैं, लेकिन शिक्षा के कारण गरीबी नहीं होती, बल्कि शिक्षा गरीबी को दूर करने का एकमात्र हथियार होती है। यानी कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हो सकता है हम गरीबी को दूर कर पाएँ। ठीक है। गरीबी के लिए बेरोजगारी, बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि होना और बड़े परिवार जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। यानी कि वो कौन सा हड़प्पा कालीन इमारत है जिसको सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। ऑप्शन ए है बृहत स्नानघर, ऑप्शन बी है अन्नागार, ऑप्शन सी है सभा भवन, ऑप्शन डी है दुर्ग महल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहत स्नानघर। जो हमारी हड़प्पा कालीन इमारत थी बृहत स्नानघर, इसको सर जॉन मार्शल ने कहा है विश्व का एक अद्भुत निर्माण। ठीक है।
हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो से बृहत स्नान घर के साक्ष्य जो हैं वो पाए गए हैं। जॉन मार्शल ने इस बृहत स्नान घर को एक अद्भुत निर्माण कहा है और हड़प्पा स्थल से प्राप्त जो अन्नागार है उसको सैंधव सभ्यता की संभावता सबसे बड़ी इमारत थी। क्या थी? अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट है कि भारत में अनेकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए एल वॉशम का, ऑप्शन बी है बी ए स्मिथ का, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर का और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए स्मिथ ने कहा था कि भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। ठीक है, बी ए स्मिथ के अनुसार भारत में एकता और अनेकता में एकता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, क्योंकि जो सैंधव स्थल कालीबंगा है वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिलाए हैं? कालीबंगा से। ठीक है, ये स्थल अग्निकुंड के जो था अग्नि के कारण काली हो गया था। ठीक है, बाघ अग्निकुंड के कारण कैसा हो गया था? काला हो गया था। याद कर लेना। ये स्थल हमें राजस्थान के जो गंगानगर जिले है उसके घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। ए बी के थापर और बीबी लाल के द्वारा 1961 और 62 में भी उत्खनन किया गया। इसके अलावा हड़प्पा और लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसमें बोनस मार्क्स मिला था। नेक्स्ट है कि हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है जैन साहित्य। तो बताइए हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्के। हिंदी यूनानी शासकों के बारे में जो हमें जानकारी का मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो सिक्के हैं। ठीक है, हिंदी यूनानी या इंडो ग्रीक शासकों के में जानकारी का एक मुख्य स्रोत होता है वो होते हैं उसके सिक्के। जो हिंदी यूनानी शासकों हैं उन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। तो आपसे पूछ ले कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानी ने चलाए थे। नेक्स्ट है कि गीता है, यानी कि गीता क्या है? ऑप्शन ए है कि वेद है, ऑप्शन बी है कि स्वतंत्र महाकाव्य है, ऑप्शन सी है रामायण का एक भाग है, ऑप्शन डी है कि महाभारत का एक भाग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको पता है कि जो भागवत गीता है वो क्या है? हमारे महाभारत में है, यानी कि हमारे जो महाभारत था उसका एक भाग था गीता। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गीता महाभारत का एक भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है, यानी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे। महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो वो है महाभारत। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी है पुरुषपुर, ऑप्शन सी है छत्र, ऑप्शन डी है पैठन। तो बताइए कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी पैठन। ठीक है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जो है वो पैठन था। हमारी व्याख्या भी है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पैठन था, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। और इसका एक अन्य नाम जो है वो प्रतिष्ठान भी था। इसका एक अन्य नाम क्या था? इसका एक अन्य नाम था प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ऑप्शन ए है कि सांची स्तंभ से, ऑप्शन बी है कि सारनाथ स्तंभ से, ऑप्शन सी है कि इलाहाबाद स्तंभ से, ऑप्शन डी है कि लुम्बिनी स्तंभ से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सारनाथ स्तंभ से। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। जरा इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सारनाथ के स्तंभ सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया है। इस चिन्ह में 4 शेर एक दूसरे की तरफ
पीठ किए हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इसमें 4 सिर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया था और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में इतनी सुरक्षा की कि लोग क्या करते थे, घरों में ताला नहीं लगाते थे? ऑप्शन ए है रामगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो फाहान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो फाहान ने कहा था कि चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय लोग घरों में जो थे वो ताला नहीं लगाते थे क्योंकि सुरक्षा बहुत अच्छी थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय उनके दरबार में आया। फाहान ने यहाँ के समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा और बताया कि भारतीय लोगों का आचरण बहुत अच्छा था और वे अपने घरों में क्या करते थे, ताला नहीं लगाते थे। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर थे किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे, यानी कि जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं वो किस शासक के समय बने थे? ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है चालुक्य और ऑप्शन डी है काकतीय। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव। महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर थे वे पल्लव शासक के शासन के अंतर्गत बने थे। किसके? पल्लव के। हमारी व्याख्या भी है कि महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। यह स्थल मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो महाबलीपुरम कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। ये किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए। रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट है कि भारत के इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? ऑप्शन ए है महाजनपद काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है कुषाण काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन था वो किस काल में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु दर का जो पंजीयन है वो किया गया था। हमारी व्याख्या भी है कि मौर्य काल में पहली बार भारत की जो जनगणना है वो कराई गई थी। इसके तहत लोगों ने पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीयन कराया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ज्ञात जनसंख्या के आधार पर उचित कर व्यवस्था को लागू करें। और जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। मौर्य स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन डी है अजमेर में। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में। जो शेख सलीम चिश्ती थे इनका जो मकबरा है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। हमारी व्याख्या भी है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले जो है वहाँ स्थित है। यह अकबर के समकालीन थे, यानी कि जो शेख सलीम चिश्ती थे इनका मकबरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सिकरी में। और ये अकबर के कैसे थे? समकालीन। और इनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था जिन्हें हम जहांगीर भी कहते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम ही रखा था क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के जो थे उनके आशीर्वाद से हुए थे। शेख
सलीम चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और जो शेख सलीम चिश्ती थे वो किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, इसके मोइनुद्दीन चिश्ती के। नेक्स्ट है कि नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जैशी, ऑप्शन सी है दारा शिकोह, ऑप्शन डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नूहे सिपीर के कौन है रचनाकार? से ऑप्शन ए अमीर खुसरो। जो नूहे सिपीहर है इसके रचनाकार जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। हमारी व्याख्या भी है कि नूहे सिपीहर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो ने सल्तनत काल के जो 7 सुल्तान हैं उनका शासनकाल देखा था। नूहे सिपीर के अलावा इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे कि आशिका, ख्वाजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा आदि। ठीक है, नूहे सिपीर के जावन की कई रचनाएं कौन कौन सी थी? आशिका, ख्वाइज़-ए-नूल फुतूह, तुगलकनामा। और नूहे सिपीर की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। ठीक है, 7 सुल्तानों के शासक काल इन्होंने देखा था। आपसे पूछ सकता है कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? तो 7 देखा था। ठीक है, नूहे सिपीर के अतिरिक्त इन्होंने आशिका, ख्वाइज़-ए-नूल फुतूह और तुगलकनामा की भी रचना की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए है गुलबर्गा, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है बीजापुर, ऑप्शन डी है बिदर। तो बताइए कि दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिले थे इनका प्रमुख केंद्र क्या था? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबर्गा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा था। गुलबर्गा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारी व्याख्या भी है कि दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की स्थापना 1340 ईस्वी ने बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा यानी कि कर्नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? ऑप्शन ए है सांभर, ऑप्शन बी है अम्बेर, ऑप्शन सी है नारायण, ऑप्शन डी है पुष्कर। तो बताइए कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नारायण। संत दादू की मृत्यु नारायण स्थल पर हुई थी। कौन से स्थल पर हुई थी? नारायण। हमारी व्याख्या भी है कि संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर के समीप नारायण नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट है कि संत जाम्बूजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पीपासर, ऑप्शन बी है गागरोन, ऑप्शन सी है जेतारण, ऑप्शन डी है नागौर। तो आप मुझे बताइए कि संत जो जाम्बूजी हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पीपासार। पीपासार में हुआ था। हमारी व्याख्या भी है कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जो हैं जाम्बूजी उनको गुरु जाम्बेश्वर भगवान भी कहते हैं। इनका जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। इनका मकबरा राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है गुलामी, ऑप्शन बी है फैक्ट्री, ऑप्शन सी है बंदरगाह, ऑप्शन डी है शुल्क मुक्त व्यापार। तो बताइए जो दस्तक है इस शब्द से क्या तात्पर्य है? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी शुल्क मुक्त व्यापार। जो दस्तक शब्द है इसका मतलब होता है शुल्क मुक्त व्यापार। व्याख्या भी है कि दस्तक शब्द का तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से होता है। बंगाल में इसी दस्तक का प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार जो था उसको आगे बढ़ाया था, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, दस्तक शब्द का तात्पर्य होता है शुल्क मुक्त व्यापार, ऐसा व्यापार जो शुल्क से मुक्त होता है, और इसका प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाया था, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, और ये किया कब था चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण? 1567 से 1568 में। तो वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी है जयमल, और ऑप्शन डी है महाराणा अमर सिंह। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 में महाराणा उदय सिंह ने
67 के समय वहाँ का शासक महाराणा उदय सिंह थे। कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। व्याख्या भी है कि अकबर पर चित्तौड़ के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था। तो 5768 में वहाँ का शासक महाराणा उदय सिंह थे। इनकी माता का नाम था कर्णावती और पिता का नाम था महाराणा सागा। और इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। मुगल बादशाह अकबर जीत गया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी हमारा है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो बताइए किस मुगल बादशाह के जो हमारा शासनकाल था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते थे? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। जो अकबर मुगल बादशाह थे इनके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, किसका युग? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो अकबर के शासनकाल को कहते हैं। याद रखना, मुगल बादशाह थे अकबर, इनके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहते थे? शाहजहां के शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहते थे? जहांगीर के शासनकाल को। तो तीनों शासनकाल इंपॉर्टेंट, तीनों से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो वो होता है अकबर का शासनकाल। पूछे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो वो होता है शाहजहां का शासनकाल। बोले चित्रकला, तो चित्रकला सबसे ज्यादा जहांगीर ने बनवाई थी और स्थापत्य शाहजहां ने बनवाई थी और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बादशाह अकबर के शासनकाल को कहते हैं। तीनों याद रखना। नेक्स्ट है कि कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? यानी कि वो कौन से फ्रांसीसी यात्री थे जिन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है मनुची, ऑप्शन बी है वार्नियर, ऑप्शन सी है थेवनोट और ऑप्शन डी है ट्रेवरनियर। तो बताइए वो कौन से थे जिन फ्रांसीसी जिन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी ट्रेवरनियर। ठीक है, ट्रेवरनियर फ्रांसीसी यात्री थे जिन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी। हमारी व्याख्या भी है कि ट्रेवरनियर फ्रांसीसी यात्री था जो मुगल काल में भारत की 6 बार यात्रा जिसने की थी। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों के कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? आईने अकबरी में जो अबुल फजल थे उन्होंने मनसबदारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? कुछ तो श्रेणियों में बांटा होगा, तो हमें पूछ यही रहा है कि कितनी श्रेणियों में बांटा था। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 66 यानी कि 66। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 33। ठीक है, आईने अकबरी में जो अबुल फजल थे इन्होंने मनसबदारियों को जो है वो 33 श्रेणियों का उल्लेख किया था। कितनी? 33। हमारी व्याख्या है कि जो आईने अकबरी थी इनकी रचना की थी अबुल फजल ने। इस पुस्तक में हमारे प्रशासन संबंधी बात थी, इनका उल्लेख था और इसमें जो मनसबदारियों थे इनको 33 श्रेणियों का उल्लेख है। मनसबदारी की कितनी श्रेणियों का उल्लेख है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1857 में। उसका कानपुर में जो नेतृत्व था वो किसने किया था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है नाना साहब, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नाना साहब। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो कानपुर में नेतृत्व था वो नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब में। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब के सेनापति जो थे वो तात्या टोपे थे और नाना साहब का मूल नाम जो था वो घोंडू पंत था। क्या था? घोंडू पंत। और 1857 की क्रांति के समय कई जगहों पर भी विद्रोह हुआ था। तो कितनी जगहों पर कौन पे किसने विद्रोह किया था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कानपुर में जो था वो नाना साहब ने किया था, लखनऊ में जो था वो बेगम हजरत महल ने किया था, जगदीशपुर में जो था वो कुंवर सिंह ने किया था, इलाहाबाद में जो था वो लियाकत अली ने किया था, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला या अहमदुल्ला ने किया था, दिल्ली की बात करें तो यहाँ खान बहादुर खान या फिर बहादुर शाह जो सेकेंड था उसने किया था और बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। कानपुर में नाना साहब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने,
फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने, दिल्ली में खान बहादुर खान और बहादुर शाह सेकंड ने, बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन बी है सीताराम पांडे, ऑप्शन सी हमारा है नारगेट और ऑप्शन डी है मंगल पांडे। ठीक है। तो बताइए किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 के दौरान जो लिखित पुस्तक है माझा प्रवास, इसके लेखक जो थे वो विष्णु भट्ट गोडसे थे। कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। हमारी व्याख्या भी है कि 1857 के दौरान लिखी गई पुस्तक माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे थे। नेक्स्ट है कि महान नागा महिला गिंडालुओं को रानी की उपाधि किसने दी थी? जो महान नागा महिला थी जो थी गिंडालू, इनको रानी की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। महान नागा महिला गुंडालुओं को रानी की उपाधि जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है। हमारी व्याख्या भी है कि महान नागा महिला रानी गुंडालुओं ने मणिपुर में जियार रांग आंदोलन था उसका नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए है हिंदी में लिखी, ऑप्शन बी है मराठी में लिखी, ऑप्शन सी है गुजराती में लिखी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी में लिखी। तो बताइए महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजराती में लिखी थी। ठीक है। हमारी व्याख्या भी है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी की आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इस पुस्तक का रूपांतर है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। किसने किया था? महादेव देसाई ने किया था। है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1859, ऑप्शन सी है 1860, ऑप्शन डी है 1861। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1858। जो ब्रिटिश संसद थी उसने 1858 में कानून पास कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकार थे सभी छीन लिए गए थे। हमारी व्याख्या भी है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को छीन लिया था। भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया तथा जो भारतीय सत्ता थी ये ब्रिटिश काउंट को क्या कर दी गई? स्थानांतरित कर दी गई, मतलब उन्हें दे दी गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की तथा प्रथम वायसराय को कौन था? लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकार थे वो छीन लिए थे और कंपनी का शासन समाप्त करके भारतीय सत्ता जो थी वो ब्रिटिश काउंट को दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू किया गया, यानी भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1950 को। तो बताइए जो हमारा भारत का संविधान था वो कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भाग 4 का अनुच्छेद 51 के ए में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 11। तो बताइए भारतीय संविधान का भाग 4 का है, इसके आर्टिकल 51 के काम में हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं और जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य ये रशिया से लिए गए हैं।
और जो ये हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। तो काम में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं, ठीक है। कितने? 11। स्टार्टिंग में तो 10 थे, लेकिन एक बाद में जोड़ दिया गया, टोटल 11 हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन के बाद इस स्वर्ण सिंह के सुझाव पर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930। तो बताइए संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक ये कब आयोजित की गई थी? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो था वो इसके अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, जो कि अस्थायी थे। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कौन अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके बाद हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है, ठीक है। क्या भी है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? 7। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर 300 के काम में वैधानिक कानून के तहत स्थापित कर दिया गया। अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक पद्धति, ऑप्शन बी है मूल अधिकार और कर्तव्य, ऑप्शन सी है प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका ये तीनों हैं। हमारी व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंतर्गत नागरिक कर्तव्य एवं अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी संविधान के तहत ही हुई थी और संविधान प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 25। तो उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। राजस्थान में लोकसभा के लिए जो है वो 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। वहीं राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं, याद रखना। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए है कि भारत के नागरिक द्वारा, ऑप्शन बी है कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी है समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी पद्धति होती है।
नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है। ऑप्शन ए है प्रमुख सेना अध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है। व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत का राष्ट्रपति है ये तीनों सेनाएं जल, थल और वायु इनका प्रधान सेनापति होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश हैं 34 यानी कि 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए है कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विपक्ष का नेता, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। हमारी व्याख्या भी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का तो सभापति है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है। इसका कार्यकाल जो है वो सभापति के रूप में तब तक होता है जब तक कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू 8 अगस्त 2017 से हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये प्रीवियस ईयर का था। ठीक है, इसीलिए बता रहा है कि कब से कब तक था। ने कौन है या वही है ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है एशिया, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एशिया। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हमारी व्याख्या भी है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं 7। ठीक है, पृथ्वी पर हमारी कुल 7 महाद्वीप हैं। इनके क्षेत्रफल के घटने के आधार पर सबसे बड़ा एशिया है, उससे छोटा अफ्रीका है, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका है, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका है, उससे छोटा अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। आपसे पूछेगा कि विश्व पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं 7। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी निर्मित होती है। ऑप्शन ए है नदियों द्वारा, ऑप्शन बी है हिमानी द्वारा, ऑप्शन सी है हवाओं द्वारा, ऑप्शन डी है भूमिगत जल द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमानी द्वारा। जो यू आकार की घाटी है ये हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि यू आकार की घाटी हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है परतें किन चट्टानों में होती हैं। ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है रूपांतरित, ऑप्शन सी है अवसादी, ऑप्शन डी है ये सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अवसादी। जो परतें होती हैं वो अवसादी जो होती हैं परतें वो चट्टानों में होती हैं अवसादी चट्टानों में। हमारी व्याख्या भी है कि अवसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टानें कहते हैं क्योंकि इनमें जो हमारी परतें हैं वो पाई जाती हैं। इसी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति होती है जिससे में जीवाश्म ईंधन हमें प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से निर्मित होता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बताइए हमारी जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन मंडल, ऑप्शन डी है अयान मंडल। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है ओजोन मंडल, चौथी होती है अयान मंडल, 5वीं होती है वायरी मंडल। तो ये टोटल 5 होती हैं। इसमें सबसे नीचे वाली परत नंबर 1 की होती है ये क्षोभ मंडल।
ठीक है। दूसरे नंबर की होती है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तीसरी होती है ओजोन मंडल जिसे हम ओजोस्फीयर कहते हैं और इसमें जो होता है वो हमारी ओजोन गैस पाई जाती है। चौथी होती है अयान मंडल, ये होती है हमारी अयान मंडल। अयान मंडल इसे माइनोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें जो रेडियो तरंगें होती हैं वो पाई जाती हैं। पांचवी होती है एक्सोस्फीयर जिसमें बाहरी मंडल लास्ट में होती है। तो इसकी विशेषताएं याद रखना। वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। हमारी देखो ये व्याख्या भी कह रही है, ध्यान से देखना। ये होती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की पहली परत होती है क्षोभ मंडल, दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्य मंडल, चौथी होती है यान मंडल, पांचवी होती है बाहरी मंडल। पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर पहले तथा पृथ्वी से नजदीक क्षोभ मंडल होती है। इस मंडल में सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे कि आंधी है, वर्षा है, तूफान है, बिजली का कड़कना है। ठीक है। दूसरी हमारी समताप मंडल होती है, इसमें जो ओजोन परत है वो उपस्थित रहती। दूसरी हम इस मंडल के ऊपर समताप मंडल की उपस्थिति होती है। इस मंडल में ताप है वो समान होने से किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं प्राकृतिक, इसीलिए यह मंडल वायुयान उड़ाने के आदर्श दशा को उपलब्ध करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है मृत सागर, ऑप्शन डी है बाल्टिक सागर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत सागर। विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर मृत सागर है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। मृत सागर की लवणता 238% होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग संबंधित है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है गंगा का मैदान, ऑप्शन सी है थार मरुस्थल, ऑप्शन डी है दक्षिण का पठार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। भारत में जो दक्षिण का पठार वाला प्रदेश है वो गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। हमारी व्याख्या भी है कि भारत का दक्षिण का पठार जो है वो गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ज्वारी वन, ऑप्शन बी है शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय वन, ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय वन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारी वन। जो सुंदरी वृक्ष है वो ज्वारी वन के प्रकारों में पाया जाता है। हमारी व्याख्या भी है सुंदरी वृक्ष ज्वारी वनों में पाया जाता है और इस प्रकार के वृक्षों के वनों को हम सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर ज्वारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन सी है शीतलहर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो बताइए कि उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा है उसका कारण क्या है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है जो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ठीक है। हमारी व्याख्या भी है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। किसके कारण? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी है सूती वस्त्र, ऑप्शन सी है रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन डी है सीमेंट। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक। जो सिंदरी है वो रासायनिक जो उर्वरक हैं उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारी व्याख्या भी है कि सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का पहला अमोनियम सल्फेट उत्पादन करने वाला रासायनिक उर्वरक उत्पादक केंद्र है। नेक्स्ट है कि वाकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है ब्यास। तो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी व्याख्या भी है
कि भाखड़ा नागल परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूरी करने वाली। ये परियोजना सतलज नदी के द्वार पर निर्मित की गई थी और इसके द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटा, बारा। राजस्थान में जो सोयाबीन है उसके उत्पादक जिले कोटा प्रथम स्थान रखता है और बारा जो है वो द्वितीय स्थान है। राजस्थान का जो गंगानगर जिला है ये गेहूं के उत्पादन में और जो हनुमानगढ़ है ये चावल के उत्पादन में फर्स्ट है। तो याद रखना कि राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक जिले में कोटा फर्स्ट है और बारा द्वितीय। वहीं गंगानगर जिला गेहूं के उत्पादन में और हनुमानगढ़ जिला जो है वहीं हनुमानगढ़ जिला है वो चावल के उत्पादन में फर्स्ट है। नेक्स्ट में कि राजस्थान में किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है नागौर, ऑप्शन डी है जयपुर। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन की बात करें उसका उत्पादन होता है किसका? टंगस्टन का। कहाँ होता है? राजस्थान के नागौर में होता है। हमारी व्याख्या भी है कि राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा तथा उदयपुर में चांदी उत्पादन और जयपुर में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है, भीलवाड़ा और उदयपुर में चांदी का, वहीं जयपुर में लोहे का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, यानी वर्षा जल संग्रहण किसके लिए लाभदायक है? ऑप्शन ए है सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी है कृषि के लिए, ऑप्शन सी है जल विद्युत उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी है भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। हमारी व्याख्या भी है कि भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए जो है वो वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है और बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। ऑप्शन ए है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, ऑप्शन बी है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऑप्शन सी है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, ऑप्शन डी है जयपुर, टोंक, बूंदी और कोटा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन सबको जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर व जालोर जो है वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। यह राजमार्ग पठानकोट पंजाब से कांडला यानी गुजरात तक जाता है और इस राजमार्ग की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 875 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। ऑप्शन ए है जरगा, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन डी है तारागढ़, ऑप्शन डी है अचलगढ़। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर जो है वो शेर है। हमारी व्याख्या भी है कि अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर शेर यानी कि सिरोही जिला है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर गुरु शिखर यानी कि आबुई जो है वो सिरोही जिला में ही है और वहीं जो अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। ऑप्शन ए है महाराव राम सिंह प्रथम, ऑप्शन बी है महाराव राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है महाराव माधो सिंह प्रथम, ऑप्शन डी है महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराव राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति हुई थी, इस समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय था। हमारी व्याख्या भी है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय 1827 से 1866 था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है।
ऑप्शन ए है नवलगढ़ में, ऑप्शन बी है मुकंदरगढ़ में, ऑप्शन सी है पिलानी में और ऑप्शन डी है जैसलमेर में। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी जैसलमेर में। जो प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली है ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, व्याख्या भी है कि प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़, ऑप्शन डी है चूरू। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हनुमानगढ़। जो हनुमानगढ़ जिला है इसमें गोगा मेड़ी मेला लगता है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है, गोगा मेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ था। ऑप्शन ए है लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन बी है बाला किला अलवर, ऑप्शन डी है माडलगढ़ और ऑप्शन डी है अचलगढ़ आबू। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए लोहागढ़ भरतपुर। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल जो लॉर्ड लेक थे उसने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन असफल रहा था, ये लोहागढ़ भरतपुर था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि लोहागढ़ का किला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु 5वां बार रहा था असफल। इस किले का निर्माण जो जाट शासक थे महाराजा सूरजमल इन्होंने करवाया था। किसने करवाया था, सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है मणिकलाल वर्मा, ऑप्शन बी है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन सी है भूरेलाल वेया, ऑप्शन डी है रमेश चंद्र व्यास। ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। हमारी व्याख्या भी है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मणिकलाल वर्मा ने 25 अप्रैल 1938 में की थी और इसके पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को नियुक्त किया गया था। इसके उपाध्यक्ष भूरेलाल बेया को बनाया गया। उपाध्यक्ष मणिकलाल वर्मा महामंत्री नियुक्त किए गए। इस समय मेवाड़ में महाराजा भोपाल सिंह का शासन था और इसकी स्थापना का उद्देश्य अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। रीड किया आपका 27 को और 28 फरवरी को पेपर है। आप ये सारे प्री फाइल के लगा के जाइएगा। हमने आपका जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, कमेंट पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। होम एजुकेशन के नाम पे हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मेंस है उसकी भी हम तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे, जिससे आप प्री के बाद मेंस को भी क्वालिफाई कर सकें। ठीक है।